हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल तक। क्लियर? जिसके ऑलरेडी 5 लेक्चर आ चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए यूट्यूब चैनल के, वहां पर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोडेड है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू पॉवर्टी। अब इसमें हम जानेंगे कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी रेशो क्या होता है, इवन सिंस 1947 और बिफोर 1947 से कौन कौन सी कमेटी सेटअप करी गई है टू मेजर दी पॉवर्टी, और उनके रिकमेंडेशन तक बताऊंगा आपको। देन आफ्टर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड में पॉवर्टी कैसे मेजर करी जाती है और केटिस का क्या कहना है हमारे इंडिया में किसके ऊपर, पॉवर्टी को मेजर करने के ऊपर जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उनका क्या कहना है। क्या वो सपोर्ट करते हैं इंडिया की पॉवर्टी को मेजर को, या फिर अगेंस्ट है मेजरमेंट ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होती है। देखो, पुअर क्या होता है, सबसे मेन क्वेश्चन आता है। पॉवर्टी को समझने से पहले आप पुअर समझिए। पुअर क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ पुअर। पुअर कौन होता है? जो अपनी बेसिक मिनिमम नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ पुअर। और पुअर ये कंडीशन जो होगी ना, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम पॉवर्टी। ये पूरी कंडीशन वी कैन से इट इज अ कंडीशन, और इसी को हम पूरा कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पॉवर्टी। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। व्हाट आई मींस गरीबी। पॉवर्टी मतलब क्या बोला मैंने? पुअर क्या होता है? एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतनी इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर ले, वो होगा पुअर। और ये पूरी कंडीशन जो रिवॉल्व कर रही है, पूरी कंडीशन, इसको बोलेंगे पॉवर्टी। तो हम एक एक्चुअल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि पॉवर्टी इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच हाउसहोल्ड और द इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट अफोर्ड और कैन नॉट फुलफिल द बेसिक ह्यूमन नीड। समझे मेरी बात को? तो क्या बोलेंगे? पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल लैक फाइनेंशियल रिसोर्स टू अफोर्ड अ बेसिक ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझे? अब आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इवन हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ इकोनॉमिक्स के कि हमारी कंट्री 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट हमारी कंट्री में अगर वर्ल्ड में देखा जाए, सबसे ज़्यादा गरीब हमारी कंट्री में, सबसे ज़्यादा पुअर पीपल हमारी कंट्री में ही रहती हैं। तो क्या है, अब इसको कैसे डिफाइन करना है? तो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉवर्टी को ख़त्म करना। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और स्टेट का इंटरवेंशन भी होता है। अब स्टेट का इंटरवेंशन क्यों है? स्टेट का इंटरवेंशन इसलिए है क्योंकि जो पुअर लोग हैं उनको वेलफेयर पॉलिसी मिल सके। क्या मिल सके? वेलफेयर उनको पॉलिसी मिल सके। इसलिए तभी तो बोला है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होना जरूरी है। क्योंकि जो रिच कंट्री है, जो ज़्यादा ही रिच है, वहाँ पर बहुत ही कम पुअर हैं, तो वहाँ पर देखना आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मिलेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों मिलेगी? और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या था? मार्केट इकोनॉमी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर डिसाइडेड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों आई थी? मिक्स्ड इकोनॉमी का कारण यही था कि जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं जहां पर ज़्यादा पुअर है, तो स्टेट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए, वेलफेयर पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है पुअर लोगों को। पर यहां पर मैं आपको इकोनॉमी नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको पॉवर्टी समझा रहा हूं। तो पुअर क्या है? एक पुअर एक इंडिविजुअल पर्सन है जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सके। और इसी कंडीशन को पूरी को क्या बोलेंगे हम? पॉवर्टी बोलेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? पॉवर्टी की एक्चुअल डेफिनेशन आप मेंशन करके आ जाओगे। आपको लाइव एग्जांपल दूं, मैं लाइव एग्जांपल दूं। जैसे कोई भी पर्सन है इंडिया में, जैसे मानिए हमारे इंडिया में क्या है बेसिक नीड? बेसिक नीड क्या होती है? बेसिक नीड होती है हमारे इंडिया में रोटी, मींस फूड।
कपड़ा क्लॉथ, रोटी कपड़ा मकान हाउस, ये मानी जाती है हमारे इंडिया में बेसिक नीड। अगर यही बेसिक नीड कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कोई पर्सन दोनों टाइम का खाना नहीं खा पा रहा है, दोनों टाइम का खाना नहीं खा पा रहा है और अपनी फैमिली को पाल नहीं पा रहा है, तो वो पुअर कहलाएगा। समझ लो मेरी बात को। अगर इन तीनों कंडीशन में अगर कोई सी भी कंडीशन उनकी फुलफिल नहीं होती है तो वो पुअर कहलाएगा। कहलाएगा क्या? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। अगर तीनों कंडीशन में से मेन कंडीशन तो यही है, मेन कंडीशन कौन सी है? फूड और क्लॉथ, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर कहलाएगा। बेसिक नीड को मिनिमम बेसिक नीड हमारे इंडिया की कि रोटी कपड़ा मकान, इसको जब फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर कहलाएगा। और इसी कंडीशन को हम बोलेंगे पॉवर्टी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब क्या है, व्हाई डज पॉवर्टी मैटर इन इकोनॉमी? अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि पॉवर्टी मैटर क्यों करता है इकोनॉमी में? पॉवर्टी इसलिए मैटर करता है इकोनॉमी में क्योंकि क्या होता है, जो गरीब है, जो देश में जो गरीब है लोग बाग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पॉवर्टी से उनको आउटर निकालने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा था। क्योंकि आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैटर क्यों कर रही है इकोनॉमी। देखो, आप जानते हो कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, और 1947 में आजाद होने के साथ ही आपने देखा था हमारी कंडीशन इतनी बुरी थी, इवन लोगों को बेसिक नीड फुलफिल करने में बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी प्रॉब्लम थी सिंस 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ। और जब हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था, तो आपको याद हो इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ। क्या नाम दिया था? गरीबी हटाओ। और आप जानते होंगे कि गरीबी हटाओ सिंस 1947 से अटिल 2024 तक आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लेना, गरीबी का नारा जरूर होगा, गरीबी का नारा जरूर होगा। हालांकि 2024 में उसका फॉर्म चेंज कर दिया है, रेवड़ी बांटना, लाडली बहना योजना, लड़की बहना योजना, ये कई तरह की आप देखना स्टेट के अंदर जो रेवड़ी बांटी जा रही है कई फॉर्म में, ये सिर्फ ओनली क्या है, वी कैन से एब्जेक्ट दी पॉवर्टी और दी इलिमिनेशन ऑफ दी पॉवर्टी। क्लियर? समझे? इरेडिकेशन ऑफ दी पॉवर्टी यही है, पॉवर्टी को खत्म करना। अगर दूसरे फॉर्म में आप 2024 में नया फॉर्म आ गया है, अब क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट आ रहा है। तब 1947 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम कोई जानते नहीं था कोई। मैंने एक इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर, आप जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के एडिटोरियल में जाओगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, हालांकि वो आधे घंटे का है, मुश्किल से 30 मिनट का, जिसमें मैंने आपको पूरी यूनिवर्सल बेसिक इनकम बताई है और इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम किस किस फॉर्म में दी जा रही है ये तक मैंने आपको क्लियर किया है। तो आप जाके देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो को पहले पूरा देखिए। तो क्या है कि 2024 में नए फॉर्म में पॉवर्टी को खत्म किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग द यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम अलग कुछ है, ये क्या है, कुछ टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी? वुमेन को टारगेट कर रहे हैं। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि हर पर्सन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, उसकी इनकम नहीं देखी जाएगी, पर हर पर्सन को एक मिनिमम इनकम दी जाएगी, एक बेसिक इनकम दी जाएगी जिससे वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर ले। ये होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और इंडिया में ये कभी इंप्लीमेंट होगा भी नहीं, मैं आपको बता दूं सच्चाई। क्योंकि अगर हर आदमी को इनकम मिलने लगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो इससे इनइक्वलिटी भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इनइक्वलिटी भी बढ़ेगी। अब आप देखिए जो अंबानी साहब है, क्योंकि क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ही मतलब है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को एक अमाउंट मिलना चाहिए, पैसे का अमाउंट मिलना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद अंबानी साहब, जो कि आप जानते हो कि हमारे देश के सबसे अमीर आदमी हैं अंबानी साहब को, उनको भी दिया जाएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जरिए, इनकम उनको भी दी जाएगी। क्योंकि ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, बिना इनकम देखे हर किसी को बेसिक इनकम दी जाएगी। तो इससे क्या होगा? इनइक्वलिटी बढ़ेगी, इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी। तो पॉवर्टी मैटर क्यों करता है? पॉवर्टी इसलिए मैटर करता है इकोनॉमी में कि सरकारें गिर जाती हैं,
गवर्नमेंट हल जाती है पॉवर्टी से। याद रखना, मैंने आपको इकोनॉमी के लेक्चर में बताया है कि इन्फ्लेशन ये एक ऐसा वर्ड है जो आरबीआई के गवर्नर को चेंज कर देता है और गवर्नमेंट भी गिरा देता है। जैसे आप जानते हो कि हमारे 25th आरबीआई गवर्नर का टेन्योर खत्म हो चुका है और हमारे नए आरबीआई गवर्नर आ गए हैं। कौन? संजय मल्होत्रा जी 26th आरबीआई गवर्नर बन गए हैं 11 दिसंबर से। कौन? संजय मल्होत्रा जी बन गए हैं। तो आप जानते हो कि सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है इनके सामने? इनके सामने यही चैलेंज है जो सब आरबीआई के गवर्नरों ने फेस किया, डेवलपमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन। अब वो डिटेल में जानना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, उसमें मैंने मेंशन करके रखा है स्पेशली कि न्यू चैलेंजेस बिफोर न्यू आरबीआई गवर्नर। क्लियर? तो देखो मेरी बात क्या है कि मैटर क्यों करता है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट को पॉवर्टी को खत्म करना है। इस कंडीशन को खत्म करने के लिए इकोनॉमी में इसलिए मैटर करता है। पॉवर्टी क्यों मैटर करती है? क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस गरीबी को हटाना और पॉवर्टी को खत्म करना। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट मेक मैटर इन इकोनॉमी। इसलिए मैटर रखती है इकोनॉमी के अंदर। समझ गए मेरी बात को? तो पॉवर्टी की डेफिनेशन आप किसको कैसे डिफाइन करोगे? ये कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल, उसके पास लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और वो उन रिसोर्सेज का यूज करके अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी। दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी। अब चलते अपन आगे। अब देखो द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजर पॉवर्टी। पहले आप ये समझ लिए पॉवर्टी लाइन क्या होती है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? ये पूरी कहानी रिवॉल्व करेगी पॉवर्टी लाइन पर। जब तक आपको पॉवर्टी लाइन समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आप पूरी कहानी नहीं सुनोगे। लाइन क्या होती है? एक लाइन जो कि सेपरेट करती है। जैसे मानिए एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और एक अनएजुकेटेड पर्सन है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। जमीन कौन है? जो अनएजुकेटेड है। और आसमान कौन है? जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। वो उससे ही बड़ा है, वो वेल एजुकेटेड है, वो हाईली स्किल्ड है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन को भी डिवाइड कर दिया है लोगों ने। एक होता है जो वेल एजुकेटेड होता है, जिसको सब आता है, आप उसे कुछ भी पूछ लो तो वो क्या है, हायर लेवल का होगा। और एक होता है एजुकेट, वो क्या है, स्पेशलिस्ट होगा अपनी फील्ड का, तो वो लोअर लेवल पर रहेगा। समझे मेरी बात को? अब ये तो मजाक की बात है, आपको हंसाने के लिए बता रहा हूं। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? एक लाइन होती है जो कि डिवाइड करती है इस कंट्री की पॉपुलेशन को। कैसे डिवाइड करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक इनकम। कैसे? मानिए ये लाइन है और ये लाइन डिसाइड कर दी इट इज अ बेसिक इनकम लाइन। क्या ये बेसिक इनकम लाइन है? यहां पर आएंगे पुअर पीपल बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड, क्योंकि उनकी बेसिक इनकम बड़ी कम है। बिलो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनकम, एक इनकम डिसाइड कर दी कि इस इनकम से नीचे के लोग वो पूरे पॉवर्टी में आएंगे, वो पूरे पुअर कहलाएंगे। और इस लाइन के आगे जितने भी लोग होंगे, पीपल होंगे, वो सारे मिडिल पीपल, रिच पीपल, चाहे कोई सा भी आप जोड़ लो, तो वो कहलाएंगे। पुअर कौन कहलाएंगे? अगर इस लाइन से बिलो इनकम होगी उनकी, मीन्स एक डिसाइड कर दी कि हमारी इतनी इनकम अगर होगी तो ये पॉवर्टी लाइन है, ये लाइन है। और अगर इससे कम होगी आपकी लाइन तो डेफिनेटली आप किस में आओगे? पुअर में आओगे। आप तो नहीं, अपने ऊपर मत लेना। क्लियर? बता रहा हूं, एक एग्जांपल समझा रहा हूं कि अगर वो इनकम उससे कम होती है, लाइन से कम, तो वो पुअर कहलाएगा। और अगर उससे हायर होती है इनकम, दैट इज कॉल्ड वो रिच कहलाएगा, मिडिल इनकम कहलाएगा। ठीक है, मिडिल पीपल या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है पॉवर्टी लाइन तो आप समझ गए। अब आप समझेंगे पॉवर्टी रेशो। क्या है पॉवर्टी रेशो? अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी पॉपुलेशन, द प्रपोर्शनल ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड एज अ पॉवर्टी रेशो। क्या? कि ऐसी पॉपुलेशन, द प्रपोर्शनल ऑफ पॉपुलेशन, द प्रपोर्शनल ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन
इज कॉल्ड पॉवर्टी रेशो। क्या कहलाएगा वो? पॉवर्टी रेशो कहलाएगा। समझे मेरी बात को कि अगर एक पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनल ऑफ पॉपुलेशन जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उसको बोलेंगे पॉवर्टी रेशो। दैट डिफाइन दी रेशो, पॉवर्टी रेशो। समझ गए मेरी बात को कि प्रोपोर्शनल ऑफ पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड एज अ पॉवर्टी रेशो। समझ में आया मेरी बात को? अब हम समझेंगे कि पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है। पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है? तो बास्केट का मतलब समझने के लिए पहले आप ये समझिए, बास्केट का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज कैसे पॉवर्टी लाइन बास्केट को कैसे डिफाइन करेंगे? पॉवर्टी लाइन बास्केट को ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे गुड्स एंड सर्विस की जरूरत पड़े जो कि हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करे, दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी लाइन बास्केट। समझे मेरी बात को कि जब किसी भी पर्सन को ऐसे गुड्स एंड सर्विस की जरूरत है जिससे उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो, दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो वो गुड्स एंड सर्विस क्या कहलाएंगे? पॉवर्टी लाइन बास्केट। क्या कहलाएंगे? ऐसे गुड्स एंड सर्विस जिससे ह्यूमन की, इंडिविजुअल की बेसिक नीड फुलफिल हो, वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहलाएंगे? पॉवर्टी लाइन बास्केट कहलाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी लाइन बास्केट। समझ गए पूरी बात को? तो आपको क्या समझे? मैंने पॉवर्टी लाइन बताया, पॉवर्टी रेशो बताया और पॉवर्टी लाइन बास्केट बताया आपको। तो आप पूरी तरह समझ गए? समझ गए। और सुनो, जो पॉवर्टी रेशो है इसे हेड काउंट रेशो ही बोलते हैं। हेड काउंट रेशो। समझे? पॉवर्टी रेशो को अपन हेड काउंट रेशो भी बोलते हैं। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो तीन चीज समझ गए आपको, बेसिक मैंने समझा दिया कि पॉवर्टी क्या होती है, ऐसी कंडीशन। देन आफ्टर आपको मैंने पॉवर्टी लाइन समझाया, फिर उसके बाद पॉवर्टी रेशो बताया मैंने आपको, देन आफ्टर पॉवर्टी लाइन बास्केट समझा दिया। ये बेसिक याद रखना। ये तीनों वर्ड और चारों वर्ड ये पूरे रिवॉल्व करेंगे पूरे लेक्चर में। क्लियर? चलते आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनता है हु इज फेसिंग पॉवर्टी। अब देखो पॉवर्टी कौन फेस कर रहा है। जैसे आप जानते हो हमारे इंडिया में रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे इंडिया में। अब रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? जैसे आप जानते हो कि जो इकोनॉमिकली वीक है, जो कि इकोनॉमिकली वीक है फ्रॉम ट्रेडिशनल कल्चर से ही, क्योंकि उन पर अत्याचार होता, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जात पात पे एक्सप्लॉयटेशन होता, तो उनको रिजर्वेशन दिया। तो ऐसे लोग जो शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये सारे कौन कहेंगे? ये पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कई सारे एससी और एसटी और ओबीसी वाले पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता। बट कुछ लोग बाग, मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। और अच्छी बात है, जो पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, इनमें जो ऐसी कम्युनिटी भी है, कुछ ऐसे लोग बाग भी हैं जो इस पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं और अच्छा कर रहे हैं, इवन रिच भी हो गए हैं और बड़े बड़े स्टार्टअप चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसी पॉपुलेशन, मतलब मोस्टली ये फेस करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबर, वी कैन से लैंडलेस लेबर। ये क्या है? शुरू से एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे हैं। तो ये सारी पॉपुलेशन पॉवर्टी को फेस कर रही है। और इन्हीं पॉपुलेशन को टारगेट करके, इसी पॉपुलेशन को टारगेट करके गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सभी को पॉवर्टी से बाहर निकालें, इन सभी को पॉवर्टी से बाहर निकालें। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
समझे मेरी बात को। तो कौन फेस कर रहा है पॉवर्टी को, जो लोग बाग हैं जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, पुअर लोग, वैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर पॉपुलेशन हु आर फेसिंग द पॉवर्टी दैट कंसिडर्ड एज अ पॉवर्टी, क्लियर, दैट कंसिडर्ड इन पॉवर्टी रेशो में वो आएंगे, सारे कितने भी आएंगे पॉवर्टी रेशो के अंदर आएंगे। समझे मेरी बात को। तो ऐसी पॉपुलेशन जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनकी इनकम पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो सारे किस में आएंगे, पॉवर्टी रेशो में। और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द वेलफेयर टू दिस पीपल, वो अपनी पॉवर्टी को खत्म कर सकें, ऐसी वेलफेयर पॉलिसी उनको देनी पड़ेगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और उनकी बेसिक नीड भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर कोई गरीब आदमी अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पॉवर्टी लाइन बास्केट। समझ गए मेरी बात को कि कौन लोग वहां फेस कर रहे हैं पॉवर्टी को। चलते हैं आगे। देखो अब हम इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ, पॉवर्टी को लाइन को मेजर कैसे किया गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर आपने पॉवर्टी लाइन तो बता दी, एक पर्टिकुलर इनकम होती है और इसी इनकम के अगर नीचे जो पॉपुलेशन आती है वो पॉवर्टी में आती है, और उससे ऊपर जो पॉपुलेशन आती है वो रिच होते हैं या फिर मिडिल इनकम पीपल होते हैं, वो अब पॉवर्टी होते हैं, क्लियर, ये हम बोल सकते हैं। अब पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कैसे किया जाएगा। तो देखो इंडिपेंडेंस से पहले अगर बात की जाए तो 1901 में दादा भाई नारोजी ने एक किताब लिखी थी जिसको बोलते हैं पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें बोला गया था पॉवर्टी को कैसे सबसे पहले एस्टिमेशन किसने किया, पॉवर्टी को एस्टिमेशन किसने दिया, दादा भाई नारोजी ने। कब, 1901 में इनकी किताब लिखी, इसमें बोला गया कि पॉवर्टी को कैसे मेजर करा जाए, पॉवर्टी लाइन को कैसे डिसाइड किया जाए। तो इन्होंने बोला कि अगर 1867 और 68 की प्राइस ली जाए, कब, 1867 और 68 की प्राइस ली जाए, तो 16 रुपए से लेकर 35 रुपए अगर कोई भी पर्सन अब एक साल में कमा रहा है, 16 से लेकर 35 रुपए पर ईयर कोई भी पर्सन कमा रहा है, तो वो पॉवर्टी से बाहर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर उस टाइम, हाँ ये बात ध्यान रखना, गलत नहीं बोल रहा हूं, 1867 में 16-35 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। आज 16 रुपए में कुछ नहीं आता, आज 16 रुपए में कुछ नहीं आता। और उस टाइम मतलब पॉवर्टी को ये डिफाइन करता था, पॉवर्टी लाइन को, समझ रहे हो कितनी वैल्यू थी, मतलब 16 रुपये से लेकर कोई 35 रुपए पर ईयर, मंथ भी नहीं, पर ईयर अगर कोई आदमी कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के बाहर है। ये बोला गया दादा भाई नारोजी ने 1901 में, जब उनकी बुक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, उन्होंने सबसे पहले एस्टिमेशन लगाया पॉवर्टी का। अब चलते आगे, सबसे पहले क्या हुआ, 1938 में आप जानते हो नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी। अब आपको जानना नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में, अगर कोई भी नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मेरा इकोनॉमिक प्लानिंग का वीडियो देख ले। इकोनॉमिक प्लानिंग में मैंने जो प्लानिंग के वीडियो बनाए हैं उसमें एक एक मैंने कमेटी सेटअप करी गई, अच्छे से समझाया आपको, जो सेटअप करी गई थी कमेटी वो अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया है, क्लियर। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन जो कि कमेटी बनी थी, ये किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी उस टाइम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ दी जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने दूसरी बार पॉवर्टी लाइन दी। पॉवर्टी लाइन बोला गया, सजेस्टेड करा कि रेंजिंग फ्रॉम 15 to 20 पर कैपिटा पर मंथ, मतलब एक महीने में कोई 15 रुपए से लेकर 20 रुपए कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के बाहर है, वो पॉवर्टी लाइन के बाहर है। तो समझ गए, अगर 1867 और 68 की प्राइस देखी जाए तो आप देखना दादा भाई नारोजी ने बोला था कि कोई भी पर्सन 15 रुपीज से लेकर 16 रुपीज से लेकर 35 रुपीज तक कमा रहा है पर ईयर, तो वो पॉवर्टी लाइन के बाहर है। ये किस प्राइस को देख के, 1867 और 68 की प्राइस को देख के। देन आफ्टर 1938 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने पॉवर्टी लाइन का एक लिमिट दी, कितना दिया कि 15 रुपीज से लेकर 20 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ कोई पर्सन कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के बाहर होगा, वो अबव पॉवर्टी होगा। पर सर थोड़ा पर कैपिटा और समझा दीजिए, हम बेसिक से हैं, ये पर कैपिटा क्या है। पर कैपिटा देखो, पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति पर्सन की आय, मीन्स
एवरेज इनकम ऑफ पर्सन, जो भी सिटीजन है हमारी इंडिया का, उसकी एवरेज इनकम, पर पर्सन की एवरेज इनकम, उसको बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। समझे? तो क्या बोला गया कि 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने बोला कि अगर किसी पर्सन की 15 से लेकर 20 रुपीज उसकी पर मंथ इनकम है, एवरेज इनकम है, तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर है। क्लियर? देन आफ्टर 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, जो मैंने आपको बताया प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में कि 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान दिया था। उन्होंने भी पॉवर्टी के लिए दिया। उन्होंने बोला कि 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर, एक साल में कोई भी पर्सन 75 रुपये कमा रहा है या फिर उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर है। क्लियर? प्री इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस से क्या हुआ, प्री इंडिपेंडेंस में 3 लोगों ने सबसे पहले एस्टिमेशन लगाया। सबसे पहले लगाया 1901 में, किसमें, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक आई थी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसको डिफाइन किया, पॉवर्टी लाइन को। देन आफ्टर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने इसको डिफाइन किया पॉवर्टी को। देन आफ्टर बॉम्बे प्लान में बोला गया। क्लियर? चलते बनाएंगे। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब देखो हमारा देश आज़ाद हो गया। क्लियर? 1947 में। अब सबसे बड़ी बात की थी कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के सामने यही आई कि पॉवर्टी को, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए। इंडिया के अंदर गरीबी को कैसे खत्म किया है, 2 क्वेश्चन स्टेट के सामने बने, जो गवर्नमेंट थी उनके सामने 2 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन बना कि पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए, और दूसरा क्वेश्चन बना कि पॉवर्टी लाइन क्या डिसाइड करी जाए, पॉवर्टी लाइन क्या डिसाइड करी जाए, ये 2 क्वेश्चन बने। अब पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट कुछ ही मन से डिसाइड कर लेगी, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, कमेटी सेटअप करी जाती है, वो कमेटी सजेशन देती है, देन आफ्टर गवर्नमेंट उसको एनालिसिस करती है कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। दैट इज कॉल्ड अ मेन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट का ये एक्चुअल वर्क होता है, ऑफिशियल काम यही होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठा दिया, 20 रुपये ठीक है डिसाइड कर लिया, 30 डिसाइड कर लिए, जो भी आपके मन में आ रहा है वो डिसाइड कर लिया। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है बेटा, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है कि हर चीज़ को करने के लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो ऐसे ही गवर्नमेंट हर कोई काम करने के लिए, आपको देखना, कमेटी सेटअप करती है। जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, बड़े बड़े होशियार लोग होते हैं, वर्साटाइल लोग होते हैं और एजुकेटेड लोग होते हैं, वेल एजुकेटेड, उनको कमेटी का हेड बनाया जाता है और वो सजेशन देता है गवर्नमेंट को कि हाँ पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1962 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया। क्या बनाया? वर्किंग ग्रुप बनाया। प्लानिंग कमीशन ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया और वर्किंग ग्रुप में क्या बोला कि 1962 में सबसे पहले बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फूड और नॉन फूड आइटम के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट फूड और नॉन फूड है, और बोला उन्होंने अर्बन और रूरल पॉवर्टी के लिए अलग अलग बताया। क्या बताया कि 20 रुपीज अगर कोई भी पर्सन 1961 से अगर कोई भी पर्सन 20 रुपये रूरल एरिया, गरीब मतलब ग्रामीण एरिया में 20 रुपये पर मंथ कमा रहा है, और कोई भी पर्सन 25 रुपीज पर मंथ कमा रहा है मतलब अर्बन एरिया में, तो वो गरीबी से बाहर रहेगा। समझे मेरी बात को? अगर कोई भी पर्सन 20 रुपीज रूरल एरिया में और 25 रुपीज अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में अगर कोई भी कमा रहा है, उससे ज़्यादा कमा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर होगा। तो इन्हें पॉवर्टी लाइन डिसाइड क्या कर दी? 2 तरह की पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी, एक रूरल के लिए अलग, एक अर्बन के लिए अलग। 20 रुपीज़ रूरल के लिए और अर्बन के लिए 25 रुपीज़, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्बन का थोड़ा हाई है और खर्चा भी थोड़ा हाई अर्बन का। गाँव में जाओगे तो आप 5,000 में ही पूरा महीना गुजार लोगे, और शहर में रहोगे तो चकाचौंध, ठीक है, 25-30 हज़ार रुपये भी कम पड़ जाएंगे। क्लियर? देन आफ्टर दूसरी कमेटी बनी गई। फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन को स्टडी करी किसने? BM धांडेकर और N नाथरन। 1971 में पॉवर्टी की स्टडी करी गई, और इन्होंने क्या करा? इन्होंने पॉवर्टी लाइन इनकम से नहीं दी, पॉवर्टी लाइन इन्होंने पहली बार कैलोरी से दी। किससे दी? कैलोरी से। और बोला कि अगर कोई भी पर्सन पर डे 2250 कैलोरी पर डे इंटेक कर रहा है, पर डे इतनी कैलोरी इंटेक कर रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर होगा। क्या कहलाएगा? अगर 2250 कैलोरी पर डे कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है और इंटेक कर रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर कहलाएगा।
समझे मेरी बात को। और अगर इससे कम कोई भी कैलोरी ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो पुअर कहलाएगा, पॉवर्टी लाइन में आएगा, पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गया वो। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप तो बेसिक पढ़ाते हो, कैलोरी और बता दीजिए कैलोरी क्या होती है। तो देखो आप जिम जाते हो, कैलोरी क्या होती है पहले तो समझ लीजिए, कैलोरीज क्या होती है। कैलोरीज क्या होती है, ये यूनिट होती है एनर्जी की। एनर्जी को मेजर करने के लिए जो आप दिन भर जो खाते हो पीते हो उससे कैलोरी बनती है आपकी बॉडी में, जिसको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी को मेजर कैसे किया जाता है, कैलोरी से। और जब आप खा पी के सुबह जिम जाते हो ना, वो कैलोरी बर्न करने जाते हो। क्या करने जाते हो, कैलोरी अपनी बर्न करते हो जाते हो, जो आपने कंज्यूम करी है कैलोरी उसको बर्न करने जाते हो अपनी जिम में। तो आपको पता चल गया 1962 में वर्किंग टीम बनी, वर्किंग कमेटी बनी, वर्किंग ग्रुप बना। देन आफ्टर उसके बाद क्या बना, फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन मेजर करी गई। क्या बीएम धांधेकर और एन नाथन 1971 में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इनकम से नहीं, अब कैलोरी से मेजर करेंगे, पॉवर्टी लाइन को कैलोरी से मेजर करेंगे। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी पर्सन, अगर इंडिया का कोई भी पर्सन 2250 कैलोरी पर डे खा रहा है या उससे ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो पुअर से बाहर है, पॉवर्टी से बाहर है। अगर कोई भी पर्सन 2250 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है तो वो पुअर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुअर कहलाएगा। समझ में आया मेरी बात को, समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताया, प्री इंडिपेंडेंस का भी बताया और पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी बताया। देन आफ्टर 1977 में क्या हुआ, देखो 1977 में सबसे पहले एक ऑफिशियल पॉवर्टी का आया। क्या हुआ, एक कमेटी सेटअप करी गई जिसको बोला टास्क फोर्स। एक टास्क फोर्स सेटअप करी गई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वाई के अलग। ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वाई के अलग किसके लिए कमेटी बनी थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो कमेटी के आएंगे ना, जितने भी नाम आएंगे वो हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। बताइए पॉवर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी है। तो सबसे पहली कमेटी 1977 में कौन सी बनी, वाई के अलग कमेटी। और इन्होंने 1979 में अपने रिकमेंडेशन दिए। क्या 77 में ये कमेटी बनी, वाई के अलग कमेटी, जो कि पॉवर्टी के लिए बनी थी, डिसाइडेड दी पॉवर्टी लाइन। और इन्होंने अपने रिकमेंडेशन कब दिए, अपने रिकमेंडेशन दिए 2 साल बाद 1979 में अपने रिकमेंडेशन दिए। अब इन्होंने क्या बोला, पॉवर्टी लाइन को कैसे मेजर करेंगे, इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि एस पर, अब क्या है, पहले क्या हो रहा था कि 1960 और 61 की प्राइस के हिसाब से पॉवर्टी डिसाइड करी जा रही थी। अब डिसाइड करी जाएगी, इन्होंने बोला कि पहले इसको चेंज करो। समय भी चेंज हो गया है, क्योंकि 1947 से तुम वही पॉवर्टी लाइन लेके चल रहे हो, तो आपको लाइन भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि समय भी चेंज होते जा रहा है, हर चीज़ की प्राइस भी बढ़ते जा रही है। तो प्राइस को चेंज करो, ईयर चेंज करो। तो इन्होंने ईयर चेंज कर दी 1973-74। अब कंसिडर करा क्या, 1960 और 61 को कंसिडर नहीं करा, अब कंसिडर करा है 1973 और 74 को। और इसको देखते हुए उन्होंने बोला कि रूरल और अर्बन की पॉवर्टी अलग अलग होना चाहिए। और बोल दिया कि 49.09 ये रूरल के लिए और 56.64 ये अर्बन के लिए। अगर कोई भी पर्सन इतने रुपए पर मंथ कमा रहा है तो वो पॉवर्टी से बाहर होगा। क्या होगा, वो पॉवर्टी से बाहर होगा। अगर कोई ग्रामीण आदमी 49.09 पर मंथ कमा रहा है, इससे ज़्यादा कमा रहा है, तो वो पॉवर्टी से बाहर होगा। और अर्बन एरिया में कोई पर्सन 56.64 से ज़्यादा या इससे बराबर कमा रहा है तो वो भी पॉवर्टी लाइन से बाहर होगा। और जो भी पर्सन इससे कम कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे। समझ गए मेरी बात को। चलते हैं अब नेक्स्ट कमेटी देखते हैं। नेक्स्ट कमेटी बनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, लक्कड़वाला एक्सपर्ट ग्रुप। ये कमेटी बनी लक्कड़वाला एक्सपर्ट ग्रुप। अब इनको काम क्या दिया, अब इनसे सबसे पहला काम दिया कि जो अलग कमेटी थी उसने जो पॉवर्टी लाइन दी है, आप नई पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करो। क्या करो, नई पॉवर्टी लाइन को दो आप। सबसे पहला इसको काम क्या दिया लक्कड़वाला कमेटी को, इनसे बोला गया कि नई पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करो। समझे मेरी बात को। तो इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि अलग पांडे के रिकमेंडेशन को आप बिल्कुल फॉलो करिए, ये पॉवर्टी लाइन सबसे बेस्ट है। कौन सी पॉवर्टी लाइन, मैंने आपको क्या बताया अभी इसमें कि जो कि बता रहे हैं एज पर दी 1973-74 के प्राइस के हिसाब से
49.09 और 56.64 रिस्पेक्टिवली फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। अगर इससे ज़्यादा इससे कम प्राइस होती है तो वो डिसाइड करेगी पॉवर्टी आपकी। और यही लक्कड़वाला कमेटी ने बोला कि अलग पांडे के रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है, उस पॉवर्टी लाइन को ही फॉलो करो। बट इन्होंने लक्कड़वाले ने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि स्टेट के अंदर क्या होता है, हर स्टेट में हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस है। आप एक ही चीज़ को कंसिडर मत करो, स्टेट के अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करो थोड़ा पॉवर्टी को। तो ठीक है, ये बोला गया, उन्होंने रिकमेंडेशन देकर चले गए वो लक्कड़ वाले जी। अब आगे चलते हैं अपन। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेश तेंदुलकर, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे 2005 में। देन आफ्टर जब गवर्नमेंट, देखो क्या होता है, कोई भी, अब जैसे आप मकान बनाते हो, अब आपने 1960 में कोई मकान बनाया होगा, तो वो मकान एक 20 या 30 साल बाद वो नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और वो मकान पुराना लगने लगेगा। आपने 1960 के हिसाब से मकान बनाया, उस टाइम आपका मकान सबसे बेस्ट था, उस टाइम आपका मकान सबसे बेस्ट था। बट अगर अभी आज की सिचुएशन में देखा जाए वो मकान बिल्कुल भी रद्दी है, तो आपको क्या करोगे, आप उसको रिनोवेट कराओगे, हमेशा उसको रिनोवेट कराओगे, 10-10 साल में रिनोवेट, 20-20 साल में उसका रिनोवेशन कराओगे। ऐसे ही पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए नई नई कमेटी सेटअप हो रही थी कि अब नया पॉवर्टी लाइन डिसाइड होगी, क्योंकि समय भी चेंज होता रहा था, महंगाई बढ़ते जा रही थी। और क्या है, उस टाइम 20 रुपये की वैल्यू क्या थी, उस टाइम 60 रुपीज़ क्या थे पर मंथ, कोई आदमी 60 रुपीज़ कमाएगा। अब 1 लाख में खर्चा नहीं हो रहा है, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपीज़ कमाने वाला आदमी भी आज रो रहा है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, कितनी महंगाई हो गई है। तो पॉवर्टी लाइन तो 1 लाख वाला कमाने वाला ही पुअर है, पर हालांकि वो 1 लाख कमाने वाला भी पुअर नहीं है, वो पैसे वाला ही है। पर मेरा कहना इसलिए है क्योंकि जो लोग बड़ी आगे पहुंच जाते हैं तो उनको 1-8 लाख रुपए कुछ लगते नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं। तो देखो अब क्या है, 2005 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस कमेटी में क्या रिकमेंडेशन दिया, इस कमेटी को काम क्या दिया, सबसे पहले अपन ये जानते हैं। इस कमेटी को गवर्नमेंट ने काम दिया, सबसे पहला जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो कि लिंक है 1973 और 74 से, जो कि पॉवर्टी लाइन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस वेयर देयर वर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पुअर। ये क्या बोला, पहला इनको काम दिया कि पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि जो प्राइस हम लेके चल रहे हैं, पहले कौन सी प्राइस लेके चल रहे थे, 1960 और 61 चल रहे थे। देन आफ्टर अलग कमेटी ने बोला कि अब नई प्राइस को डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि समय चेंज होते जा रहा है, 1973 और 74 को वो एक्सेप्ट कर लिया। देन आफ्टर 2005 में सचिन तेंदुलकर कमेटी बनी। सबसे पहला गवर्नमेंट ने काम दिया कि आप एक प्राइस डिसाइड करो, कौन से ईयर को बेस माना जाए, कौन से ईयर को बेस माना जाए, इस बेस को देख के आप पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करा जाएगा। क्लियर, ये बेस है, क्या है, ये बेस ईयर है, बेस ईयर। क्लियर। देन आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ द प्राइस ऑफ फॉर इन्फ्लेशन, दूसरा काम क्या दिया कि प्राइस भी चेंज होते जाना चाहिए। मैं आपको ये अभी बहुत टाइम से पूरे लेक्चर में बोल रहा हूं कि समय के हिसाब से हर चीज की वैल्यू बढ़ती जाती है, हर चीज की वैल्यू बढ़ती रहती है। जब मैंने आईएएस की तैयारी स्टार्ट करी थी, जब फीस थी वहां पर सिर्फ ओनली 50 to 60,000, जब आईएएस तैयारी स्टार्ट करी थी, आज वही 1.5 लाख रुपए है। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, एजुकेशन क्वालिटी भी बढ़ गई है। समझो मेरी बात को कि एजुकेशन क्वालिटी बढ़ गई है। जो 60,000 में भर के जो मैंने एजुकेशन ली वो आज 1.5 लाख में नहीं मिल रही, आज वो 1.5 लाख में नहीं मिल रही है, 1.5 लाख भी कम पड़ रहे हैं। तो दूसरा क्या दिया कि इन्फ्लेशन के हिसाब से बेस ईयर भी नया निकालो और प्राइस को भी डिसाइड करो, उसको एडजस्ट करो। दूसरा काम ये दिया गवर्नमेंट ने। तीसरा काम क्या दिया, एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ, ये क्या है, ये याद रखना, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया। क्या था, जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड हो रही थी ना, जो पुरानी कमेटी हर चीज को ले रही थी, पर हेल्थ और एजुकेशन को कंसिडर नहीं कर रही थी पॉवर्टी लाइन में। क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि 1960 और 61 और 1973 74 में ये मानना था कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है पर्सन की, क्योंकि वो खर्चा गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको हमेशा पॉवर्टी में कंसिडर नहीं करा जा रहा था। और तीसरा जो काम दिया सुरेश तेंदुलकर को, यही बोला दिया कि आप इसको एक्सक्लूड करना है, हेल्थ और एजुकेशन को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, ये आप क्लियर करिए।
समझे मेरी बात को। अब इनके रिकमेंडेशन समझते हैं, क्या बोला इन्होंने। देखो सबसे पहला बोला इन्होंने कि जो कैलोरी कंजम्पशन है ना, जो कैलोरी बेसिस पे आप कंजम्पशन फाइंड आउट कर रहे हो उसको हटा दो। पहले तो आप प्राइस बेसिस पे करो, जो इनकम बेसिस पर निकालो, क्या पॉवर्टी। जो आपकी कैलोरी बेसिस पर निकाल रहे हो कि आपने बोल दिया कि भैया कैलोरी इतनी, जैसे अलग जी ने बोला था, अलग जी जो आए थे, कमेटी आई थी, उन्होंने बोला था 2250 कैलोरी पर डे कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो पुअर नहीं है। क्लियर। ऐसे ही एक प्लानिंग कमीशन ने भी दिया था, शायद 2100 या 2200 कैलोरी अगर कोई भी कंज्यूम कर रहा है इन अर्बन एरिया तो वो पुअर नहीं है, और 2400 कैलोरी पर डे अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो रूरल एरिया में तो वो गरीब नहीं है। अब आपके मन में डाउट होगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि रूरल वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और अर्बन वाले आलसी होते हैं। क्या होते हैं, अर्बन वाले आलसी होते हैं और रूरल वाले हमेशा मेहनती होते हैं, वो खेती करते हैं तो उनको कैलोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। समझे मेरी बात को। तो क्लियर। पहला रिकमेंडेशन कह दिया कि कैलोरी कंजम्पशन से हटिए, ये बेकार चीज़ है। कैलोरी कंजम्पशन आप कभी पॉवर्टी फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा रिकमेंडेशन दिया कि एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बनाई जाए, मतलब रूरल और अर्बन के लिए एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बनाई जाए, दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि रूरल के लिए अलग पॉवर्टी लाइन आ रही है और अर्बन के लिए अलग पॉवर्टी लाइन आ रही है। पहला रिकमेंडेशन क्या दिया कि जो कैलोरी कंजम्पशन है उससे हटिए, उससे दूर हटिए। दूसरा दिया कि जो आप डिफरेंट पॉवर्टी लाइन निकाल रहे हो, रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग, उसके लिए सिर्फ ओनली यूनिफॉर्म एक पॉवर्टी लाइन आना चाहिए। क्लियर। तीसरा रिकमेंडेशन क्या दिया, इन कॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। आप जानते हो कि पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन पे बढ़ते जा रहा है। और आजकल ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक्सपेंडिचर करना ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ये कौन करता है, ये वही गवर्नमेंट नहीं करेगी। आजकल क्या लोग बागी कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ पर अपना खर्चा। तो क्या है, गवर्नमेंट ने ये बोला, वो इनका तीसरा रिकमेंडेशन ये था कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन पर, उसको भी अब इंक्लूड किया जाए, उसको भी इंक्लूड किया जाए। और क्या बोला कि यूजिंग मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये बाद में समझाऊंगा, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड समझाऊंगा। ये पूरी प्रोसेस यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड ये क्या है, और एक मॉडिफाई मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड भी है, ये भी बताऊंगा कि पॉवर्टी कैसे डिफाइन करने के लिए प्रोसेस होती है। ये आपको तीनों में समझाऊंगा अभी डिटेल में। क्लियर। चलते अपन आगे। अब ये तीनों समझाता हूं। देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड में क्या होता है, कैसे पॉवर्टी डिफाइन करे जाते हैं। देखो डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको मालूम है, पब्लिक का डेटा कलेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस है। अब पब्लिक का डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज अ मेन प्रोसेस, दैट इज अ मेन प्रोसेस। अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड में क्या होता है कि लोगों को रिकॉल कराया जाता है कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 30 दिन के अंदर, मतलब 30 डेज के अंदर आप रिकॉल करिए आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना किया है। दैट प्रोसेस है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। समझे मेरी बात को। याद रखना ये तीनों प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड क्या होती है कि लोगों को याद दिलाया जाता है, रिकॉल कराया जाता है कि 30 दिन के अंदर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ये बताइए। इससे हम डिफाइन करेंगे पॉवर्टी लाइन क्या होना चाहिए। समझ में आ गया मेरी बात को। तो सचिन तेंदुलकर साहब ने पहला रिकमेंडेशन क्या दिया, लास्ट रिकमेंडेशन, कि जो यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड है उसको खत्म करो और नया मॉडल निकाला जो कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में कैसे डिफाइन करी जाएगी, इसमें क्या होता है कि अलग अलग कर दिया। जो कंजम्पशन 5 लो फ्रिक्वेंसी आइटम है, जो लो फ्रिक्वेंसी आइटम है, जैसे क्लॉथ हो गए, फुटवियर हो गए, ड्यूरेबल हो गए, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल, हेल्थ एक्सपेंडिचर, इनको प्रीवियस ईयर का एक अलग तरीके से देखा जाएगा। क्या, इनको अलग तरीके से देखा जाएगा। और जो अदर आइटम है, जो अदर आइटम है जैसे खाने के आइटम हो गए, उसका 30 दिन का डेटा दिया जाएगा, उसका 30 दिन का डेटा देखा जाएगा। जो कि लो फ्रिक्वेंसी आइटम है उनका 1 साल का डेटा देखा जाएगा, उसका 1 साल का या 5 साल का डेटा देखा जाएगा प्रीवियस ईयर का। और जो मेन आइटम है, जो मेन आइटम है, रिमेनिंग आइटम, उनका 30 दिन का डेटा देखा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यूनिफॉर्म रिसोर्स में क्या था कि सिर्फ ओनली पब्लिक को रिकॉल कराया जाता था 30 दिन का डेटा
कि आपने कितना एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना करा है 30 दिन में, उससे हम डिसाइड करेंगे क्या, पॉवर्टी लाइन। और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में क्या था कि दो पार्ट में कर दिया कि जो लो फ्रिक्वेंसी, जो डेटा लो फ्रिक्वेंसी आइटम है जैसे क्लॉथिंग, फुटवियर या फिर ये आइटम है, इनका 5 साल का या 1 साल का डेटा देखा जाएगा, और जो अदर आइटम है उनका 30 दिन का देखा जाएगा। तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड ये हो गया, क्लियर। देन आफ्टर तीसरा है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। क्या है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग डिफरेंट कर दिया, रेफरेंस पीरियड अलग अलग कर दिए। इसके अंदर क्या कर दिया, रेफरेंस पीरियड अलग अलग कर दिए, मतलब अलग चीज का अलग डेटा लिया जाएगा। अब इसमें क्या करा जाएगा, इसके अंदर क्या है कि 365 1 साल की स्टडी करी जाएगी फॉर क्लॉथिंग, फुटवियर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, मेडिकल केयर और ड्यूरेबल गुड का, और 7 दिन का जो खाने की चीजें होती है जैसे एडिबल ऑयल, एग, फिश और मीट, क्लियर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइस, बेवरेज, रिफ्रेशमेंट, प्रोसेस फूड, पान, टबैको, इंटॉक्सिकेट, और 30 दिन का डेटा देखा जाएगा जो रिमेनिंग आइटम बचते हैं जैसे फ्यूल और लाइट का। क्या करा, इसमें 3 रेफरेंस पीरियड लिए जाएंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड में क्या था, उसमें सिर्फ ओनली एक रेफरेंस पीरियड लिया जा रहा था जो रिकॉल दी 30 डेज, क्लियर। और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में क्या था, 2 रिकॉल, कौन से, एक तो प्रीवियस ईयर या फिर 5 साल का, और दूसरा है 30 दिन का, क्लियर, जो कि कौन थे, नॉन लो फ्रिक्वेंसी आइटम थे, उनका प्रीवियस ईयर का डेटा या फिर 5 साल का डेटा लिया जाता था, और जो कि मेन आइटम रिमेनिंग उनका 30 दिन का। देन आफ्टर मॉडिफाई मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड आया, नया मॉडल। इस मॉडल में क्या देखा गया, उसमें 3 रेफरेंस पीरियड रखे गए। पहला 365 का डेटा, 365 में क्लॉथिंग, फुटवियर ये सारे आइटम आ गए। देन आफ्टर खाने पीने की चीजें, उसका 7 दिन का डेटा, जैसे एडिबल ऑयल, वी कैन से मीट, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, ईच एंड एवरीथिंग, 7 दिन का डेटा। देन आफ्टर उसके बाद 1 महीने का डेटा, कौन सा वाला, कि जैसे लाइट, आपकी जो फ्यूल खर्च हो रहा है उसका 1 महीने का। तो 3 रेफरेंस पीरियड, ये तीनों प्रोसेस याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनको मेंशन करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है डेलीमा ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। सबसे बड़ा डेलीमा क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है पॉवर्टी एस्टिमेशन को। देखो, जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बड़े बड़े वर्सेटाइल लोग हैं, और जो अपोजिशन पार्टी है, और मतलब हालांकि वो रूलिंग में आ जाएगी तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी, पर जो अभी अपोजिशन में है वो क्या करती हैं, वो हमेशा गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करेंगे कि आप सही से पॉवर्टी को मेजर नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर बड़ी कमी है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या होता है कि ये बोलते हैं कि पॉवर्टी लाइन को हमेशा गवर्नमेंट लो रखती है, हमेशा पॉवर्टी लाइन कम रखती है, जिससे क्या होता है कि उनको बेनिफिट मिल सके, वो दिखा सके कि हमारे देश में गरीबी नहीं है। हालांकि पॉवर्टी अगर ज़्यादा रखी जाएगी लाइन तो ज़्यादा पुअर पीपल कवर हो जाएंगे, समझो मेरी बात को। अगर पॉवर्टी लाइन को ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा लोग पुअर कहलाएंगे, और अगर पॉवर्टी लाइन को कम रखेंगे तो कम पुअर लोग कहलाएंगे, समझे मेरी बात को। तो यही कहना है, जो क्रिटिक्स हैं, जो अपने इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े वर्सटाइल लोग हैं, उनका कहना ये है कि हमेशा गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन को कम रखती है, जिससे क्या होता है कि कई सारे लोग पॉवर्टी से हट जाते हैं, कई सारे लोग पॉवर्टी से हट जाते हैं, गरीबी से हट जाते हैं। अब हम समझेंगे कि वर्ल्ड में कौन कौन सी प्रोसेस पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। जैसे मैं आपको वेस्टर्न कंट्री की बताऊं, जो यूके है, यूके में क्या देखा जाता है, जो लोगों की एवरेज इनकम है, लोगों की जो एवरेज इनकम है उसका अगर 60%, जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है, या वी कैन से नेशनल इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है उसका 60% से कम अगर कोई पर्सन कमा रहा है तो वो पुअर कहलाएगा, वहां पर पुअर कहलाएगा। जो अगर कोई पर्सन क्या कह रहा है कि अगर जो नेशनल इनकम है, वी कैन से जो पर कैपिटा इनकम है, नेशनल की इनकम है, उससे 60% से कम अगर वो पैसा कमा रहा है तो वो पुअर कहलाएगा, और जो ज़्यादा कमा रहा है तो पुअर नहीं कहलाएगा। इसमें एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मानिए अगर किसी रिच की और वैल्यू बढ़ गई, उसने पैसा और ज़्यादा कमा लिया, उसने और ज़्यादा कमा लिया, तो उससे क्या होगा कि और पुअर कवर हो जाएंगे उसके अंदर,
उसके अंदर और गरीबी हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि अगर जब पर कैपिटा इनकम ही बढ़ जाएगी तो उसका 60% भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा लोग गरीब हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा लोग कवर करे जाते हैं। ये है वेस्टर्न कंट्री का रूल। और हमारे इंडिया में क्या है, कमेटी सेटअप कर दी, कमेटी सेटअप करेगी, जो रिकमेंडेशन बोलेगी, चाहे कंजम्पशन लेवल पर ले लो, चाहे आप कैलोरी लेवल पर ले लो, चाहे इनकम लेवल पर ले लो, चाहे किसी भी लेवल पर ले लो, हम उसी को डिफाइन करेंगे। समझ गए आप मेरी बात को? तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया के सामने सबसे बड़ा डिलेमा क्या है कि बड़े बड़े जो क्रिटिक्स और वर्सटाइल लोग हैं वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ के वो पॉवर्टी लाइन को कम रखती है, जिससे क्या है ये दिखा पाए कि हमारे देश में बड़ी कम गरीबी है और हम गरीबी को हटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्लियर? और वर्ल्ड का मैंने बता ही दिया कि यूके में कैसे डिफाइन करी जाती है पॉवर्टी को, एस्टिमेट कैसे किया जाता है। क्लियर? तो इसी के साथ 6th लेक्चर भी कंप्लीट होता है पॉवर्टी का। अब आपको मैं बताता हूँ, अब आप सुनो मेरी बात। देखो, इकोनॉमिक्स के पूरे लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि क्या है, इकोनॉमिक्स अगर आप नहीं देखोगे तो आपको आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। मैं फिर टर्मोलॉजी, टफ टर्मोलॉजी का यूज़ करूँगा, और फिर मैं लाइव तो हूँ नहीं, लाइव तो 10:30 पे आता हूँ, 9:30 पे। क्लियर? न्यूज़ पे पढ़ाने के लिए ये लाइव नहीं चलता लेक्चर, तो आपको दिक्कत पड़ेगी। इसलिए आप मेरे पूरे लेक्चर देख लो एक दिन बैठ के, धीरे धीरे करके। बड़े लेक्चर है, मैं समझ सकता हूँ, 1-1.5 घंटे के लेक्चर हैं, तो आप धीरे धीरे करके देख लो उनको, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत ना आए। अब मिलेंगे 7th लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।